नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की। ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि ये शक्ति, महत्वाकांक्षा और इस बात की कहानी है कि कैसे इतिहास का पहिया हमेशा घूमता रहता है। सोचिए, बस ये एक लाइन और ये उस पूरे दौर की हकीकत बयां कर देती है। ये सिर्फ सत्ता के बदलने की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि कैसे साम्राज्य बनते थे और एक ही पीढ़ी में बिखर भी जाते थे। और किस्मत, वो तो किसी का भी दरवाजा खटखटा सकती थी। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं दक्षिण से। उस दौर में जब उत्तर भारत में आप कह सकते हैं एक तरह की उथल-पुथल मची हुई थी, तब दक्षिण में चोल वंश ने एक ऐसे शक्तिशाली और स्थिर साम्राज्य की नींव रखी जो वाकई एक सुनहरा अध्याय साबित हुआ। 1500 साल, जरा सोचकर देखिए। लगभग 1500 सालों तक शासन करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसी वजह से चोल वंश दुनिया के इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले राजवंशों में से एक है। देखिए, चोलों की असली ताकत सिर्फ उनकी जमीनी सेना नहीं थी, असली खेल तो समंदर का था। वो हिंद महासागर के बेताज बादशाह थे, जिनकी नेवी का कोई मुकाबला नहीं था। उनका व्यापार चीन और साउथ ईस्ट एशिया तक फैला हुआ था। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात, उनका जो गांव का एडमिनिस्ट्रेशन था वो इतना एडवांस था कि आज के सिस्टम भी उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इस जबरदस्त ताकत का चेहरा कौन था? वो थे राजेंद्र चोल प्रथम। उन्हें गंगईकोंड चोल के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब है गंगा को जीतने वाला चोल। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनकी महत्वाकांक्षा को दिखाता था। वो अपनी नेवी को बंगाल की खाड़ी के पार इंडोनेशिया तक ले गए थे। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में कैद नहीं है, बल्कि आज भी पत्थरों में जिंदा है। तंजावुर का ये शानदार बृहदीश्वर मंदिर, जिसे आज भी हम देख सकते हैं, उनकी ताकत और उनकी कलात्मक सोच का एक जीता जागता सबूत है। अब दक्षिण से उत्तर की तरफ चलते हैं और यहाँ कहानी बिल्कुल पलट जाती है। जहाँ दक्षिण में स्थिरता थी, वहीं उत्तर भारत का राजनीतिक मंच एक लगातार चलने वाले संघर्ष का अखाड़ा बन चुका था। इस पूरे संघर्ष के सेंटर में था त्रिपक्षीय संघर्ष। 3 बहुत शक्तिशाली राजवंश, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, एक ही शहर कन्नौज के लिए लगभग 100 साल तक लड़ते रहे। इस लगातार चली लड़ाई ने उत्तर में किसी भी एक बड़ी ताकत को जमने ही नहीं दिया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उत्तर भारत कई छोटे छोटे राजपूत राज्यों में बंट गया। हाँ, वो सभी बहुत बहादुर थे, लेकिन उनकी आपसी लड़ाइयाँ उन्हें लगातार कमजोर करती रहीं, और जब बाहर से खतरा आया तो वो एक साथ मिलकर उसका सामना नहीं कर पाए। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। मध्य एशिया से आक्रमणकारियों का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए एक नई दिशा दे दी। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। ये जो 2 बड़े आक्रमणकारी थे ना, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, इनके इरादे बिल्कुल अलग थे। गजनवी का मकसद था सिर्फ और सिर्फ दौलत लूटना। वो आया, लूटा और चला गया। लेकिन गोरी, उसका मकसद था यहाँ एक स्थायी साम्राज्य बनाना, और यही वो सबसे बड़ा बदलाव था। और इस कहानी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो आया तराइन के मैदान में। पहले युद्ध में 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को बुरी तरह हराया। लेकिन गौरी हारा नहीं, वो बस पीछे हटा। ठीक 1 साल बाद वो दोगुनी तैयारी के साथ वापस आया, और इस बार जीत उसकी हुई। ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, इसने उत्तर भारत के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। और इसी जीत के साथ दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। और इसकी शुरुआत भी आप देखिए कितनी अनोखी थी। इसका संस्थापक मोहम्मद गोरी का ही एक गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की नींव डाली। अगले 300 सालों तक दिल्ली का तख्त समझिए एक म्यूजिकल चेयर जैसा बन गया था। गद्दी एक हाथ से दूसरे हाथ जाती रही। इस दौरान कुल 5 अलग-अलग राजवंशों ने राज किया, जिससे पता चलता है कि सल्तनत के अंदर भी सत्ता के लिए संघर्ष कभी थमा नहीं। तो चलिए अब सल्तनत के अंदर झांक कर देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये नई ताकत भी इतिहास के उस पुराने चक्र, उदय और पतन से बच नहीं पाई। अगर सल्तनत की ताकत के पीक की बात करें तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, अलाउद्दीन खिलजी। वो एक बेहद क्रूर लेकिन उतना ही काबिल शासक था। उसने न सिर्फ सल्तनत को दक्षिण तक फैलाया, बल्कि बाजार नियंत्रण और एक बड़ी स्थायी सेना जैसे ऐसे सुधार किए जो अपने वक्त से बहुत आगे थे।
और फिर आता है इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन उतना ही ट्रैजिक किरदार, मोहम्मद बिन तुगलक। वो शायद अपने समय के सबसे पढ़े लिखे सुल्तानों में से एक था। उसकी सोच बहुत आगे की थी, लेकिन उसकी ज्यादातर महत्वाकांक्षी योजनाएं एक बड़ी आपदा बनकर खत्म हुईं। उसका पहला बड़ा आइडिया था राजधानी बदलना, दिल्ली से दौलताबाद। आइडिया तो बड़ा जबरदस्त था, ताकि दक्षिण पर बेहतर कंट्रोल रखा जा सके, लेकिन हकीकत में ये एक भयानक फैसला साबित हुआ। हजारों लोगों को जबरन दिल्ली छोड़ने पर मजबूर किया गया और रास्ते में ही कई लोगों की जान चली गई। फिर आया उसका दूसरा एक्सपेरिमेंट, टोकन करेंसी, मतलब तांबे के सिक्कों को चांदी के बराबर वैल्यू दे दी। ये एक बहुत ही मॉडर्न आइडिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि हर घर में नकली सिक्के बनने लगे। नतीजा, पूरी अर्थव्यवस्था ही चरमरा गई। और उसका तीसरा बड़ा कदम, टैक्स बढ़ाना। कहाँ? सबसे उपजाऊ इलाके में। लेकिन यहां भी टाइमिंग ने धोखा दे दिया। उसने ये टैक्स ठीक उस वक्त लगाया जब वहां भयानक अकाल पड़ा हुआ था। इससे किसानों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह कर दिया और सल्तनत की जड़ें और कमजोर हो गईं। तो आखिर में हुआ क्या? इतिहासकार बदायूनी की एक लाइन में सब कुछ सिमट जाता है। जब तुगलक की मौत हुई तो उन्होंने लिखा कि आखिरकार राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। एक ऐसा राजा जिसके इरादे शायद अच्छे थे, लेकिन वो अपनी ही प्रजा से बिल्कुल कट चुका था। और बस, इतिहास का वो पहिया एक बार फिर घूम गया। जो सल्तनत कभी इतनी ताकतवर लगती थी, अब वो अपनी ही गलतियों और बाहर से आते खतरों के बोझ तले दबी हुई थी, कमजोर हो चुकी थी। जो थोड़ी बहुत कसर बाकी थी वो 1398 में पूरी हो गई, जब तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया और उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ये सिर्फ एक लूट नहीं थी, इस एक हमले ने दिल्ली सल्तनत की कमर हमेशा के लिए तोड़ दी और पीछे छोड़ दिया एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम। तो सवाल अब ये था, सल्तनत तो बिखर चुकी थी, अब इन बिखरे हुए टुकड़ों को कौन जोड़ेगा? कौन होगा अगला बादशाह? और यही सवाल भारत के अगले महान साम्राज्य यानी मुगलों के उदय का मंच तैयार करता है।